आइए तो आज हमारे बीच भाकपा माले के वर्तमान विधायक शिव प्रकाश जी हैं और इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो इस साल जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसी पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। जी, धन्यवाद। अच्छा, इस बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या रहेगी आपकी पार्टी की भूमिका? देखिए, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस बार के चुनाव में पहले से भी चूँकि 20 साल से यहाँ नीतीश जी का सरकार चल रहा है, लेकिन 20 सालों में बिहार के तमाम तबके आज जो है वो एक तरह से कहिए तो वो अपने आप को महान अपमानित, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, परेशान है, सभी तबका परेशान है और जो वादा किया जा रहा है उस वादा को निभाया भी नहीं जा रहा है। इसीलिए इसके खिलाफ में एक ज़बरदस्त तरीके से पूरे बिहार भर में एक आंदोलन रहा है और उस आंदोलनों के जो एजेंडा है उस एजेंडा को हम लोग केंद्र कर करके इस बार के चुनाव में चुनावी एजेंडा हम लोग बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, वो बना भी है इस बार। क्या है बिहार सरकार के खिलाफ आप लोगों का चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले तो बिहार के अंदर में चूँकि हम एक युवा हैं, युवा विधायक भी हैं, हालांकि सदन में मुझे 1 साल हुआ है और फिर से हो सकता है चुनाव में जाने को मौका मिले। तो हम लोग तो यही देख रहे थे कि बिहार के जो नौजवानों को जो आकांक्षा था, नौजवान जो सपना देख रहे थे कि इस सरकार में मुझे नौकरी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन इस सरकार में तो नौकरी और रोज़गार नौजवानों को नहीं मिला, बल्कि नीतीश जी के द्वारा, भाजपा जदयू के द्वारा 20 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का, नौकरी देने की बात हुई थी, सरकारी नौकरी देने की बात हुई, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिला। इसलिए एक रोज़गार का सवाल नौजवानों के अंदर में एक ज़बरदस्त तरीके से है कि भाई रोज़गार मिले और ऐसा सरकार चुने जो हम नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध करावे, रोज़गार दे। तो एक नौजवानों का एक सवाल है रोज़गार को। नीतीश कुमार कहते फिरते हैं कि हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया। नहीं, कहाँ दे रहे हैं? वो तो इसके लिए तो हम लोग ने कहा कि आप श्वेत पत्र लाइए ना, दिखाइए कितना नौजवानों को नौकरी दिया है और किस रीजन में आप दिया है। बल्कि हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग ने भी देखा, पूरे नौजवान भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भाई जब 17 महीने के लिए इधर आए तो गठबंधन के जो काम करने का जो जज्बा रहता है, उस जज्बे के आधार पर इसी गठबंधन के साथ में जब आप आए तो उस समय नौजवानों को रोज़गार मिला, नौकरी मिला। तो लेकिन आप जिनके साथ हैं, जिसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं, वो तो केंद्र से लेकर के राज्य में भी केवल झूठ बोलना, वादा करना, वादा खिलाफी करना, यही इनका काम रह गया है। मोदी जी कहते थे भाई हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, बिहार के अंदर में नीतीश जी ने कहा कि 20 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, लेकिन कितना मिला आपको? अगर ये 17 महिला को अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा के साथ रहते हुए कितने नौजवानों को आपने नौकरी देने का काम किया? अगर दिए हैं तो उसका श्वेत पत्र लाइए, जारी करिए आप। तो ये ये ऐसा बिहार में होता है कि कोई भी नौजवान, कोई भी बेरोजगार जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके प्रोटेस्ट को प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके दबा दिया जाता नहीं, नहीं, भाजपा के शासन में, बीजेपी के शासन में यही देखा जा रहा है कि कोई भी प्रतिरोध की आवाज़ को कैसे दबा दिया जाए, पुलिस के लाठी के दम पर और चाहे किसी प्रकार के एफआईआर करके उनको प्रताड़ित कर करके उनको दबा करके, माने प्रतिरोध की आवाज़ को, आंदोलन की आवाज़ को आप दबा दें। आप दिल्ली में हम लोग तो देखते हैं, वो दिल्ली में हम लोग भी छात्र जीवन में जब शुरू में हमने छात्र जीवन में जुड़े हुए थे, तो दिल्ली में हर साल बड़ी बड़ी वहाँ रैलियाँ होती थी। हमेशा किसी न किसी सवाल को लेकर के जंतर मंतर से लेकर के घेराव और वो प्रदर्शन होते रहते थे। लेकिन भाजपा के राज में आप देख लीजिए, सब जगहों पर इस तरह के कर्फ्यू लग गया है कि आप अगर 10 लोग निकलते हैं कोई प्रतिरोध करने के लिए तो तुरंत पुलिस पकड़ करके ले जा करके थाने में बंद कर देगी। है। दिल्ली में 2 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें बड़े बड़े शिक्षक जो है एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एसएससी के शिक्षकों को अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया गया। वही कह रहे हैं कि भाजपा के राज में माने जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, बिहार के अंदर में भी जो नीतीश जी के साथ इनका राज चल रहा है, इसमें बिहार के अंदर में भी कई सवालों पर जो आंदोलन हुए उस पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ। और इनके राज्य में हम लोग ने देखा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो ये भी जो धांधली हुआ बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उसको एग्ज़ाम को लेकर के आंदोलन कर रहे थे छात्र, लेकिन उस आंदोलन को भी दबाने की कोशिश, लाठीचार्ज करने की कोशिश, उनकी बातों को अभी तक नहीं सुना गया। तो ये इनके राज्य में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ हम लोग देख रहे हैं, चाहे केंद्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ वहाँ कहीं पर भी प्रतिरोध की आवाज़ उठ रही है, आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश माने किया जाता है, हद तक किया जाता है। अच्छा, वोटर पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जो अब आप लोगों के इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, नहीं, वोटर पुनरीक्षण जो अभियान चल रहा है तो एक साजिश है,
और इस साजिश को हम लोग समझ गए हैं। इसमें सीधे तौर पर जो शंका हम लोग का था कि इसमें गरीब लोगों का नाम और बैकवर्ड समाज का नाम, ये कैसे गरीब लोगों का नाम कैसे काट दिया जाए, इसकी कोशिश है। तो अभी फाइनल जो ड्राफ्ट आया है, लिस्ट आया है, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि अभी इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों का नाम कटा हुआ, जो जीवित हैं उनका नाम काट दिया गया। अभी हम एक सर्वे कर रहे थे, हम गए थे यहाँ खोपिरा, जिसमें एक बूथ है, उस बूथ 170 बूथ है, वो तो बन गया है। तो उस बूथ पर हम लोग ने जांच पड़ताल किया, 51 लोग ऐसे मिले जो घर पर उपलब्ध हैं, मिले हम लोगों को, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम कट गया है। उस तरह से 183 लोगों का नाम, ऐसे तो 240, हम लोग ने कहा 240 लोगों का नाम कटा हुआ है, लेकिन कई लोगों का अभी ट्रेस हम लोग नहीं कर पाए, गए थे, बहुत लोगों से भेंट नहीं हुई, लेकिन 51 लोग मिल गए जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, लेकिन वो हैं वहाँ पर, बोले कि हमको लिया नहीं गया। तो इस तरह से कई जगहों पर माने कई बूथों पर नाम काटे गए हैं, और ख़ास करके मुसलमान का वोट काटा गया है, दलितों का, बैकवर्ड समाज के लोगों का नाम काटा गया है, और प्रवासी मजदूर जो हैं, जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो तो भाई आ जाते हैं पर्व त्यौहार में वोट डालने के लिए, शादी ब्याह में, और फिर यहाँ चूँकि यहाँ 20 सालों में आपने कोई रोजगार का प्रबंध नहीं किया है, कोई एक कल कारखाना आप नहीं खोला है, विवश होकर के लोग गए हैं मद्रास कमाने के लिए, वो गए हैं महाराष्ट्र कमाने के लिए, गुजरात कमाने के लिए, दिल्ली कमाने के लिए गए हैं, लेकिन वो गए हैं कमाने के लिए, लेकिन आप उनका नाम आप काट रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का नाम काट रहे हैं। और इस तरह के हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो कई जगहों से ये खबर आ रही है। ऐसे में जनरल समाज के लोगों का भी कहना है कि हमारा जो बाहर लोग कमाने चले गए हैं, जनरल समाज के भी लोग भी बाहर कमाते हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि नाम काटा। हाँ, उनका भी नाम कटा है। एक मैंने बड़ा हिस्सा तो गरीबों का नाम कटा है। उनके भी, चूँकि वो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तत्पर रहते हैं हर अधिकार को लेकर के, गरीब लोग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा तत्पर नहीं रहते हैं, तो उनका भी नाम कटा है, लेकिन बहुत कम संख्या में है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों का नाम हम लोग देख रहे हैं, तो चूँकि बूथ पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी तो मैंने वहाँ खोपड़ा के अंदर में ही 5 भूमिहार जाति लोगों का नाम कटा है, वो भी आवेदन कि भाई हम हैं, हमारा नाम काट दिया। तो बड़ी संख्या में गरीब दलितों का नाम कटा है, उनका भी नाम कटा है, लेकिन एक संख्या उनकी कम है, और इसीलिए संख्या कम है कि वो तत्पर हैं थोड़ा सा, गरीब लोग तत्पर नहीं है। इस तरह से बीजेपी क्यों कर? ये तो पहले ही बोले हम लोग, साजिश है, माने कैसे चुनाव हड़प लिया जाए, चुनाव कैसे माने इसको साजिश के तहत हड़पने की कोशिश। चूँकि बिहार ऐसा सेंटर है, वो चुनाव आयोग के अधिकारी भी बोल रहे थे, बिहार ऐसा सेंटर है जहाँ बहुत कम मार्जिन से वोट जीत हार होती है, तो कई सीटों पर, तो जहाँ कम मार्जिन से वोट कम मार्जिन से जीत हार होती है, तो ऐसे जगहों पर अगर लोगों का नाम काट लिया जाए तो वह उनके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए चुनाव हड़पने की, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो वोट बंदी आप कर रहे हैं, लोग गरीबों का वोट आप काट रहे हैं, और उसके जरिए आप जो चुनाव हड़पने की जो कोशिश है, इस कोशिश को भी यहाँ की जनता नकार देगी, आपको इसको कोशिश को माने सफल होने नहीं देगी। इन सब के बीच एक और नीति लागू कर दी गई है, डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। हम लंबे समय से, हमारे भाकपा माले के जितने भी विधायक हैं सदन में, आप देख लीजिए, संदीप सौरभ माले के जो विधायक दल के नेता हैं, महबूब आलम जी, अजीत कुशवाहा, मनोज मंजिल जो पूरे विधायक थे, ये सब लोग डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार के सदन में, बिहार विधानसभा के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग भी इस बार हम लोग को मौका मिला, हम भी गए विधानसभा में, तो डोमिसाइल नीति को भी हम लोग ने मजबूती के साथ उठाया। और सड़क पर आयशा अरबाई, जो छात्र संगठन है आयशा, और इनकलाबी नौजवान संगठन, ये सड़कों पर डोमिसाइल नीति लागू हो, इसके लिए हम लोग सड़कों पर लड़ते रहे हैं। आज चूँकि चुनाव नज़दीक है, तो ये कदम उठा रहे हैं, तो ये तो हमारी आंदोलन का जीत है। और हम समझ रहे हैं कि जितने भी फैसले ले रहे हैं, सरकार फैसला ले रही है, वो जो जनता का जो आंदोलन रहा है, और जिस आंदोलन से ये डर रहे हैं कि भाई इसके वजह से हमको कहीं चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़े, तो ये ला रहे हैं, सराहनीय है। हम लोग इसका भी, हम लोगों ने कहा कि भाई ये जनता के आंदोलन के, नौजवानों के आंदोलन का जीत है। और चाहे ये अभी देख लीजिए, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलता था, हालांकि इसको बढ़ा करके अपने 1100 रुपये किया है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है भाई। उसमें तो एक सिलेंडर भी आप नहीं ले पाएंगे। तो जो भी आप ला रहे हैं फैसले, तो ये जनता के आंदोलन, सड़कों का आंदोलन का जीत है, और सदन के अंदर में विपक्ष का माने जीत है। क्या लगता है, डोमिसाइल नीति मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, या फिर दलितों के खिलाफ लाया गया है, या फिर जनरल के खिलाफ? डोमिसाइल नीति तो दरअसल देखिए, डोमिसाइल नीति हम लोग ने कहा, चूँकि और जगहों पर ये लागू है, हम लोग ने कहा कि बिहार के अंदर में, बिहार में जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बिहार के जो भी बहालियाँ आ रही है, सबसे पहले बिहार के नौजवानों को
उसकी प्राथमिकता हो, तो उस आधार पर उसमें तो सारे लोगों के लिए होगा, किसी के खिलाफ में नहीं होगा। भाई बिहार के तमाम नौजवानों के, किसी भी वर्ग के हो, वो सभी नौजवानों के लिए होगा। और ये हम समझ रहे कि सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे कि हमारे अंदर, हमारे पहले तो बिहार के, चूँकि आप यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार मिलता नहीं है, कुछ है, बहाली भी आती है, तो वो अभी टीचर का जो बहाली हुआ उसमें बाहर के भी बहुत सारे लोग आए। तो हम लोग समझ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, ये यहाँ के बिहार के नौजवानों के आंदोलन की जीत है। ये भी था कि नीतीश कुमार सोच रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी नीति लाई थी कि मतलब कि बाहर के लोग बिहार में नौकरी करेंगे, और बाहर बिहारी जब कमाने जाते हैं तो वहाँ के लोग भगा देते हैं, रोजगार देना नहीं चाहते। ये उस समय के पॉलिटिक्स देखिए, हम करें कि बिहार के अंदर में जो नौजवान है, तो बिहार के नौजवान इसीलिए लड़ रहे थे कि भाई हमको प्राथमिकता नहीं मिल रही है, तो आप नहीं ला रहे थे, नहीं ला रहे थे, आज आपको लाना पड़ा। ये बिहार के नौजवानों की जीत है। अच्छा, इस बार का एक और बात आपसे जानेंगे कि अभी जमनिया गांव है, जमनिया गांव में बाढ़ से बहुत सारे गरीबों के घर जो है बह गए हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या किए? नहीं नहीं, उसमें जमनिया में देखिए हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, जितनी ताकत है, तो बढ़ारा के हमारे कमेटी के लोग वहाँ गए हैं, वहाँ राहत में मदद कर रहे हैं लोग। सुदामा जी गए थे, संसद भी गए थे वहाँ मिलने के लिए, लोकसभा के अंदर में उन्होंने आवाज़ भी उठाया। हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह के लगातार हर साल लोगों को सामना करना पड़ता है, तो इससे बचाव के लिए पहले प्रशासन या सरकार इससे निजात पाने के लिए या लोगों को मदद तुरंत मिल जाए, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या एक तरह से कहीं उसको बढ़ा नहीं आए, उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती है। तो ये तो सरकार की विफलता है। हम लोग ने इसको उजागर किया, हम लोग लगातार भी उठाते रहे हैं कि भाई बाढ़ में, सूखा में, इससे निजात पाने के लिए कैसे सरकार पहले से कोई तैयारी करे, लेकिन तैयारी नहीं रहती है, तैयारी नहीं रहती है, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग उस जवनिया के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, जो भी हमसे मदद हो सकता है, हमारी जो क्षमता है, ताकत है, उस ताकत और क्षमता के साथ हम मदद कर रहे हैं। आप विधायक हैं, इसलिए कि आपके इसके नाते आपसे एक बात जानेंगे। पवन सिंह आज जो है जमनिया गांव पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अरे ठीक है, बढ़िया है। अब हम तो करें कि सब लोग जाएं वहाँ, सब लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाएं वहाँ, तो ये अच्छी बात है। पवन जी के आज हम लोग देख रहे थे वीडियो, तो अभी हम बस इतना ही कहेंगे, जब वहाँ लोग डूब रहे हैं, तो डूबने वाले लोगों का वहाँ जो इस तरह से सारे सामान डूब गया है, तो उनके मदद के लिए आगे बढ़िए। और सरकार को भी, चूँकि भाई हम मदद करेंगे, कितना आप मदद कर पाएंगे, सरकार इसकी जवाबदेही ले, इस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, इस पर दबाव, सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए और इस पर हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि सारे लोग सरकार पर दबाव बनावे, हम लोग दबाव बना रहे हैं। एक और बात जानेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात जानेंगे। अगियाव से लेकर बागा तक सड़क जो है काफ़ी ख़राब है, उसमें आपकी भागीदारी बनती है, क्या कहेंगे? ना देखिए, हमारे विधानसभा में कई सड़कें जर्जर थी, आज भी है। सबसे ज़्यादा विधानसभा में सड़क जर्जर हो गए थे। उस समय मनोज जी ने बहुत कोशिश किया, बहुत सड़क बने भी। उसके बाद में कई हॉस्पिटल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स भी बना। स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर थी, स्कूलों का भी कुछ सुधार हुआ। सड़क जो था वो नहीं बन पाया। इस बार हम लोग जो मदद किए, या मनोज जी के ही माध्यम से हमको जो मौका मिला, इसमें हम लोग जो मदद किया, अगियाँव ब्लॉक में 22 सड़क हमारे पास में है। उसी तरह से गढ़हनी में, चरपोखरी में माने दर्जनों सड़क हमारे पास में हैं। ये अगियाँव से बागा तक बहुत ख़राब था, इसमें काम लग गया है। हम लोग ने कोशिश किया, अभी काम लग गया, पुल का निर्माण खत्म हो गया, उस तुरंत अब सड़क में भी काम लगा है। एक हमारा सबसे जो जर्जर सड़क है वो है बरूना से लेकर के ननौर तक, वो हमारे लिए बहुत फंसा हुआ है। उसका भी एस्टीमेट सब कुछ बना हुआ है, हम लोग उसको अभी लगातार उस पर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो सड़क माने बना था, मनोज जी के जीतने के बाद ही सड़क बना था, तो वो तुरंत टूट गया। माने वो 6 महीना भी नहीं चला, वो टूट गया। क्योंकि उस पर इतना ट्रक बालू लाद करके, ट्रक जब ओवरलोड ट्रक गई, जिसकी वजह से वो टूट गया। तो 5 साल, किसी भी सड़क का 5 साल बाद ही ना आप सड़क का निर्माण कराइएगा। तो हम लोग उसको मरम्मती का और 4 लेन सड़क, हमने विधानसभा में भी 2 बार क्वेश्चन किया उसके लिए कि भाई 4 लेन जो सड़क बनता है उसका जो मापदंड है, उसी मापदंड के आधार पर उस सड़क का निर्माण कराया जाए। क्योंकि उस पर लोडेड गाड़ियाँ जाती है, ट्रक, तो वो टूटे नहीं। और उसके आधार पर हमने अगियाँव के अंदर में कई सड़कें जो जर्जर थी
तो वो सारा सड़क का हमारा 22 सड़क वहाँ अभी पास हुआ है, कई सड़कों में काम लगा भी है, आप उसका जांच भी कर लीजिए। गढ़हनी में भी बहुत सारे सड़कों में काम लगा है। हम लोग लड़ रहे हैं, अब जितना हमको समय मिला, मौका मिला, उसमें एक हद तक हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करवाएं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव के समय आता है तभी जर्जर सड़कें बनती है, उसके पहले नहीं बन पाती? देखिए हम लोग ने कहा देखिए, चूँकि ये सड़कें बन गई है, अभी देखिए इसमें भी बहुत सारा मामला चल रहा है। हमने कहा कि भाई गांव की असली अगर तस्वीर देखनी है तो आप बरसात के मौके, बरसात में आप चले जाइए, या सड़कों का आप स्थिति देखना है, गांव की गलियों की स्थिति देखना है, तो आप बरसात में आप जाइए। हम लोग बरसात में हम जाते रहे हैं हमेशा, हम लोग तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, हमेशा हम लोग जाते हैं। तो हमने कहा कि सड़क पास हो गया तो बरसात से पहले काम लगा कर उसको बनाइए। तो अभी भी उसमें देख रहे हैं कि बहुत डिले किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब विधायक जी आप चिंता मत करिए, चुनाव से पहले सारा चीज़ बन जाएगा। तो चुनाव के नज़दीक आने पर ये भी सरकार का एक होगा, ये मन होगा कि भाई चुनाव में दिखाया जाएगा, देखिए सड़क बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है। हम लोग अगर यहाँ कोशिश अगर नहीं करेंगे, जनता सड़कों पर आंदोलन नहीं करेगी, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ते रहे हैं और इसके लिए भी, इस विकास के लिए भी हम लड़ रहे हैं। अच्छा, या आपके विधानसभा क्षेत्र हो या फिर जो भी गाँव गराहनी के जो क्षेत्र है उसमें किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है, इसलिए कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ बादल अगर बरसेगा तभी खेती होगी, नहीं तो खेती नहीं हो पाती है। नहर की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आप लोगों को क्या? देखिए पूरे बिहार भर में खेती जो है वो माने प्रकृति जो वर्षा पर निर्भर हो गई है। जो यहाँ नहरें थी, नहरें टूट फूट गई है, उसका कोई देख रेख नहीं है। हम लोग ने इसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे। अभी हम लोगों का एक यात्रा चला, वो कदवन जलाशय से, वो डेहरी ऑन सोन से वो या चला। एक लंबे समय से मांग था कदवन जलाशय का निर्माण करिए। और ये जो सोन नहर है जिस पर पूरा खेती टिकी है, खास करके हमारे विधानसभा में, और पूरे शाहाबाद का खेती इसी उसी सोन नहर पर एक तरह से कहिए तो धान का कटोरा कहा जाता है ये क्षेत्र। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये नहर को, सोन नहर को आधुनिकीकरण किया जाए, और जो पहले जिस तरह से नहरें थी वो सारा नहरों को ठीक से एकदम उसको ठीक से बनाने की ज़रूरत है, देख रेख करने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर सरकार का कोई माने इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि इस तरह का हो। इसीलिए आज जो है किसान परेशान रहते हैं। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं, अभी देखिए लगातार फ़ोन आता है कि यहाँ नहर टूट गया, वहाँ नहर टूट गया। हम लोग चाहे नहर में पानी नहीं है, अब बारिश होगा तो नहर में पानी रहेगा, जबकि सोन में और गंगा जी में पानी बाढ़ आया हुआ है और यहाँ हमारे नहर में पानी नहीं है। तो हम लोग ने कहा कि ये इस सारे सिस्टम पर, खास करके खेती वाले सिस्टम को सरकार को ठीक करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग ने इसको लेकर के एक यात्रा भी किया था। हमारी पार्टी ने इसको लेकर के पूरे शाहाबाद में हम लोग ने एक यात्रा किया था सोन नहर बचाने के लिए और सोन नदी को भी बचाने के लिए। क्योंकि सोन नदी भी हम लोग देख रहे हैं, सोन नदी में लगातार बालू का खनन होता है। बालू खनन की वजह से जहाँ 6 फीट का कुड़ाव करना है, खनन करना है, वहाँ 30-30 फीट खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ने देखा कि माने चापाकल सूख गया, हमारे गांव का चापाकल सूख गया, मेरे घर गांव का उधर चापाकल सूख गया। तो ये सोन नहर बचाने के लिए, सोन नदी बचाने के लिए, जल जीवन बचाने के लिए, खेती के लिए भी और पीने के लिए भी, इसको लेकर के हम लोग ने एक यात्रा निकाली थी और इस पर हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। सदन से लेकर के सड़क पर हम लोग लड़ते रहे हैं। तो ये जब तक ले व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जब तक ले इनके जो काम करने के जो ढांचा है, इनकी स्थिति है, वो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और केंद्र कर करके शिक्षा माने खेती के लिए, सिंचाई के लिए केंद्र होकर करके, खास करके सोन नहरों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक लिए इस तरह का माने किसान जो है माने उठाते रहेंगे उसकी। अच्छा, सदन में विधानसभा जो है उसमें जिस तरह से मर्यादा को एक तार तार किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा बोला जा रहा है, तो कभी तेजस्वी यादव भी उनको भद्दे इशारे करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ना सदन के अंदर में देखिए, जब से भाजपा का थोड़ा ताकत बढ़ा है सदन के अंदर में, एक तरह से कहिए तो भाषा तो पहले से उनकी भाषा उसी तरह की रही है। भाषा उनकी एकदम माने लंपट वाला भाषा, दादागिरी वाला भाषा, माने वो जो समंती जो भाषा है, उसी तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और अभी नहीं, सब माने शुरू से ही माने उसी तरह का हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं, बड़े अरे तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो ये तो बिहार विधानसभा के लिए ये बहुत ही एक तरह से सदन के लिए बहुत ही, अब इस पर क्या किया जाए, ये तो हम समझेंगे इसका जवाब जनता देगी कि भाई इस तरह का, अगर इस तरह का सदन के अंदर में आप बोलते हैं तो बाहर में आप क्या बोलते होंगे।
और उसी तरह का भाषा हम लोग देख रहे हैं। देखिए माने सदन के अंदर में नेता जो आपका सत्ता पक्ष के नेता हैं बोल रहे हैं, और उसी तरह का भाषा जो है इनके अधिकारी भी, चाहे थाने में चले जाइए, किसी अधिकारी के पास चले जाइए, चाहे एक छोटा छोटा अधिकारी भी उसी तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर लोगे, क्या होगा? तो हम समझ रहे हैं कि इस तमाम चीज़ों पर जनता का नज़र है और इसका जवाब मिलेगा ही। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के प्रशासन और जो कर्मचारी हैं वो एक हठमिथा की तरह हो गए हैं, मतलब उनका भाषा जो है काफ़ी बदल चुका है, वो किसी की सुनते ही नहीं। नहीं, नेता जब बोलेंगे, अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे, उप मुख्यमंत्री बोलेंगे, कोई मंत्री बोलेंगे, तो उन्हीं से तो अटैच हैं ये। अब मान लेने के जो जो लोग जितने ब्लॉक में सीईओ हैं, जितने कर्मचारी हैं, तो जो उनके मंत्री हैं वो अगर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी उसी तरह की भाषा बोलेंगे। तो इसीलिए वो ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, और इस सिस्टम के खिलाफ में जनता माने लड़ रही है और इस सिस्टम को बदल देगी इस बार। इसीलिए हम लोग ने कहा कि भाई बिहार बदलना है, पहले सरकार बदलो और तब बिहार बदलेगा। बिहार को बदल देने के लिए सरकार बदलना जरूरी है, और इसलिए इस बार नारा बिहार का नारा बन गया है कि बदलो सरकार बदलो बिहार। और इसको लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर बड़े बड़े हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से बदलो बिहार का नारा तो प्रशांत किशोर दे रहे हैं। बदलो बिहार का नारा हम सबसे पहले हमारी पार्टी ने दिया है। गांव मैंने सबसे पहले हम लोग एक नारा नहीं दिया, कई नारा हम लोग ने दिया है। इसलिए बदलो बिहार का नारा ये हमारा नारा है। प्रशांत किशोर के पास थोड़ा सा मीडिया है, पैसा है, इसलिए उनका ज़्यादा प्रचार होता है। जनता में आप जाइएगा तो जनता आपको बता देगी कि बदलो बिहार का नारा कौन देते हैं। बदलो बिहार का नारा हमें लोग। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे, और बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों कह रहे हैं। बीजेपी को कहाँ, वो बीजेपी को तो जिता रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ और, लेकिन नीचे में हम लोग तो देख रहे थे एक तड़ारी का जो चुनाव हुआ, वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग बीजेपी के साथ घूम रहे हैं। कई जगहों पर हम लोग ने पकड़ लिया प्रचार करते हुए कि भाई आप कहाँ से घूम रहे, तो हम लोग आए थे तो मिल भेंट हो गया, तो उनके लोग तो उनके साथ मिल करके लड़ रहे हैं। वो दरअसल गरीबों का वोट काटने का ये कोशिश है, उनका वोट नहीं कटेगा। वो जान रहे हैं वो सत्ता का एक तरह से सुख भोग लिए हैं, सत्ता में वो काबिज रहे हैं, इसलिए उनका वोट वो नहीं काट पाएंगे। हमारा वोट काटने की इनकी साजिश है, इसलिए जनता इनको भी अब पहचान गई ना। बीपीएससी के आंदोलन में भाग गए हैं तो इनको जनता पहचान गई है। वो सारे जगहों पर इनको जनता धीरे धीरे पहचान रही है, इसीलिए इनको तो कहीं कहीं रैली करने में लिए पूरा जी जान लगाना पड़ रहा है। अभी हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में एक रैली हुआ नारायणपुर में, हम लोग देख रहे थे कि दूसरे जगहों से गाड़ियाँ आया, बस उसमें बस में 2 लोग 4 लोग पूरा बस आया। तो ये कोशिश कर करके चाह रहे हैं कि भाई हम माहौल बनाएं। हालांकि पैसा इनके पास है, पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा का ज़्यादा खेल नहीं चलता है। पैसा का होता तो भाई जितने करोड़पति अरबपति हैं वही विधायक होते, वही मंत्री होते। तो जनता पैसा पर नहीं, जनता आंदोलन और संघर्ष पर। क्या लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर गठबंधन और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? एकदम नहीं बिगड़ेगी। कोई प्रशांत किशोर के माने जाल में कोई फंसने वाला गरीब नहीं है। वो समझ रहे हैं इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन के साथ इस बार बिहार का तस्वीर बदलेगा, और यहाँ जो है लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले 20 साल जो झेल रहे हैं उनको बदल देने की चाहत इस बार है। प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं कि 85% टिकट जो है हम दलित और पिछड़ों को देंगे। और ठीक है, वो तो देंगे, अब वो तो चुनाव आएगा तो पता चलेगा वो कितना दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे। उनका तड़ारी में किनको टिकट दिए थे, किस उपचुनाव लड़े ना 2-3 जगह और भी दिए थे संतोष पासवान। हाँ, तो वो दिखाई देगा, लेकिन वो अब आने वाले दिन बताएंगे। इस पर क्या टिप्पणी करना है, इस पर तो हम। अच्छा, बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज तक बिहार में कोई कंपनी और फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? ये तो सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ उद्योग धंधे चौपट हो गए, और उद्योग धंधों को चालू कराने के लिए माने कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो इस बार तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में लोगों की आंदोलन, संघर्ष, चाहत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि यहाँ रोजगार का प्रबंध किया जाए, ये हो रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिहार से पलायन मजदूरों का रुकेगा? यहाँ अगर उद्योग धंधे लगाए जाएँ, यहाँ व्यवस्था किया जाए तो एकदम पलायन रुकेगा। यहाँ कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे लगाया जाए। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, जगह है जहाँ पर रोज़गार
का हम प्रबंध कर सकते हैं। तो ये अगर हो तो वाकई में पलायन रोका जा सकता है। कंपनी और फैक्ट्री के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हम लोग तो अभी मैंने देखिए शुरू से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं कि पहले तो गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार मिला। तो हम लोग तो फैक्ट्री या रोज़गार पहले तो जितने भी सरकारी दफ्तर में जितने पद खाली पड़े हैं, उसको अगर समय-समय से भरा जाए तो लोगों को के लिए मौका मिलते रहेगा। और फिर यहाँ हम जो है यहाँ अपनी खेती को सबसे बड़ा खेती सेक्टर है, तो खेती को हम लोग ठीक तरीके से अगर उसको ठीक करें तो खेती में लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। कई उद्योग धंधे खोलने की दिशा में लोग आग जो आपका चीनी मिल बंद था, वो चाहे वो जूट मिल है वो बंद था। अभी हम लोग डालमिया नगर गए थे, डालमिया नगर को अगर विकसित किया जाता तो कई ऐसे क्षेत्र हैं या छोटे-छोटे उद्योग धंधे हम लोग ने अभी इस बार जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में हुआ कि भाई 95 लाख ऐसे परिवार हैं, लगभग 95 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी महीने में माने वो आंकड़ा आ रहा था सामने, 6,000 रुपये भी नहीं है। तो वैसे परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाए, ये सरकार उस समय ये फैसला ली थी। तो अगर इन लोगों को उद्योग धंधा करने के लिए अगर हम सरकार कोई दे उसको पैसा दे सरकार, तो हम लोग छोटे-छोटे उद्योग धंधा यहाँ हो सकता है, जिससे पलायन रुकी जा सकती है। तो कई ऐसे जिस पर सरकार अगर चाहे बातचीत करे, तो हम इसको माने पलायन को रोक सकते हैं। और उस दिशा में हम लोग समझ रहे हैं कि ये हम लोग ने बताया है, हमारी पार्टी ने हर क्षेत्र को हर जगह पर उसको चिन्हित किया है, बताया है कि भाई ये किया जाए। और उसके लिए हम लोग लड़ भी रहे हैं, आंदोलन भी किए हैं कि भाई ये किया जाए। तो 2 लाख रुपया अगर मिल जाता तो कई लोगों को रोज़गार छोटा-छोटा रोज़गार करने के लिए मौका मिल जाता, तो मिलता नहीं है। इसीलिए इस दिशा में हम लोग लड़ते रहे हैं और बताते रहे हैं भी। इसलिए पलायन ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी है कि आप देख रहे हो कि एक नया कंट्रोवर्सी चला कि मनसे के कुछ गुंडे जो हैं वो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को पीट रहे हैं। ये बिहार का बहुत बड़ा अपमान इससे महसूस होता है ना? ऐसा तो हमेशा महाराष्ट्र के अंदर में होता रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई जो बाहर देखिए ऐसा बाहर में भी जो काम करने लोग जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी सुरक्षा, सम्मान सरकार की ज़िम्मेवारी होती है कि वहाँ भी काम किए गए हैं तो उनके साथ अगर कोई लोग अपमान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो सरकार को वहाँ के लोगों से वहाँ की सरकार से बात करना चाहिए। लेकिन कभी भी बात नहीं होती है। और वो उसी तरह का हम लोग देख रहे हैं। माने यहाँ तो घुटना टेकने वाली परंपरा बन गई है। दिखाने के लिए है कि हम 56 इंच के हैं, लेकिन घुटना टेकने वाली परंपरा बन गई है। बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में पीटे जाएँगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार की सरकार नहीं कुछ बोलेगी। और हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर में जब वहाँ हाथ में जंजीर लगा कर हथकड़ी लगा कर वहाँ की सरकार भेज देगी, तो यहाँ की सरकार भारत सरकार कुछ नहीं बोलती है। तो ये घुटना टेकने वाली इस पर कोई ध्यान देने वाली सरकार बन गई है। इसलिए ये सरकार बदलनी है और बदल देने की चाहत नौजवानों के अंदर में, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के अंदर में एक है और बदलेगी इस बार बिहार। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह की एक्टिविटी में कभी-कभी नज़र आते हैं, कभी अफसरों के पैर पड़ते नज़र आते हैं, तो कभी नमन कर देते हैं मोदी जी को, लगता है कि उम्र उन पर हावी हो चुका है, अब उनको नहीं रहना चाहिए? है ना? अभी तो हम लोग जिस तरह से उनका व्यवहार हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग ने यही कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी को अब तो इसके लिए दे देना चाहिए। दूसरे लोगों को मौका दे देनी चाहिए और इनको इलाज की ज़रूरत है। हम लोग ने कहा कि भाई ऐसे चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी गतिविधि है, जिस तरह से वो अपने आप को, तो हम लोग समझ रहे हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है। तो आराम की ज़रूरत थी, लेकिन अब चूँकि इनके पास भाजपा के पास, जेडीयू के पास, भाजपा जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं है, दूसरे चेहरा वो ला नहीं सकते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी उनके लिए हैं। नीतीश कुमार जी को आगे करके लड़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी वाकई में हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, सदन में भी हम लोग ने उनको जो जिस तरह से व्यवहार करते हुए देख रहे हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं उनकी आराम की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात आपसे जानेंगे कि आपकी पार्टी का आज भी एजेंडा जो है सामंतवाद, ज़मींदारी प्रथा पर रहती है, जबकि ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। ना अभी ख़त्म हुई नहीं है। उस तरह के आज भी मानसिकता और उस तरह के लोग हैं, लेकिन एक हद तक उसमें तो लड़ करके उसको तोड़ा गया है, एक हद तक कम हुई है। लेकिन ये कुल मिलाकर के हमारी जो पार्टी की जो लड़ाई थी, वो गरीबों के राज सत्ता, गरीबों के अधिकार, गरीबों के मान सम्मान, वोट डालने का अधिकार, ये हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ाई रही है। तो उसमें तो हम लोग एक हद तक जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो भी सारे अधिकारों को ख़त्म करने माने इस भाजपा के राज में वो किया जा रहा है। इस लड़ाई तो मैंने फिर से एक तरह से कहिए तो वो आगे बढ़ रहा है। उस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। अब देखिए, पहले तो बूथ पर वोट डालने के लिए नहीं दिया जाता था, बूथ पर गरीब नहीं जाते थे, मुँह भी नहीं देते थे, कैसा वोट डालते थे। आज जब वोट डालने का अधिकार मिला है, तो आप वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश शुरू हो गया। तो इसलिए साजिश, गरीबों को वंचित करने की साजिश हर दौर में अलग अलग
रूप में रहा है और उसके खिलाफ में हमारी पार्टी हम लोग लड़ते रहे और आज भी हम लोग गरीबों के वोटर लिस्ट में नाम हो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन गरीब तो अब जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे गरीब आगे ही बढ़ चुके हैं, बहुत सारे आगे बढ़ चुके हैं, मंत्री विधायक राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। फिर उस तरह का मतलब क्यों होता है व्यवहार? लेकिन अभी भी गरीबों का राज स्थापित नहीं हुआ है। मंत्री जरूर बन गए हैं लोग, किसी किसी बहुत सारी पार्टियों में मंत्री और विधायक बन जाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए कोई ठीक तरीके से काम हो, गरीब अपने हाथ में कोई सरकार चलावे, ऐसा अभी नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी चल रही है, लड़ाई जारी है, लड़ाई बढ़ रही है। अच्छा, बिहार में आपकी पार्टी के कभी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम बिहार में आप लोग क्या कराएंगे? देखिए, बिहार के अंदर में 4 चीज़ें हम समझ रहे हैं किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हो कि स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, हॉस्पिटल्स को, जहाँ बिना पैसा के सबको इलाज हो जाए, गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए उसको इलाज हो जाए। हॉस्पिटल में जाएं तो उनको पैरवी नहीं करना पड़े विधायक जी से, वो जाए उनका इलाज हो जाए। और सारे बच्चों को उच्च शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा, वो जो पढ़ना चाहे वो शिक्षा मिल पाए। सारे गरीबों को मान सम्मान के साथ रहने का, उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती या कोई शोषण ना हो, ये है। दूसरी बात है कि सबको रोज़गार मिले, नौकरी मिले, सबको ज़मीन मिले, ये सब माने ज़रूरी है। तो हम समझ रहे हैं कि ये सब काम हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य को ठीक किया जाएगा, शिक्षा को ठीक किया जाएगा, सबको रोज़गार का प्रबंध हो इसके लिए ठीक किया जाएगा, और समाज के अंदर में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई अपमानित महसूस नहीं करे, किसी के साथ शोषण ना हो, उस तरह का राज, उस तरह का व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारा अगर मौका मिलता है, हम आते हैं तो ये सारे चीज़ों को ज़मीन पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। एक और पीएमसीएच में घटना हुई है, आप ही के पार्टी के पूर्व, आप ही गठबंधन के पूर्व विधायक चेतन आनंद के साथ वहाँ के डॉक्टरों ने मारपीट कर दी है, गार्डों ने मारपीट कर दी है। नहीं, वहाँ तो वो तो जांच वाला वहाँ चल रहा है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई खास करके एम्स में भी गरीब को वहाँ बेड नहीं मिलता है। हम लोग तो कई बार गए हैं खुद अपने से, जब वहाँ के डायरेक्टर को फ़ोन किया जाता है तो बेड नहीं है सर, बेड नहीं है। रात में हम लोग कई बार पहुँचे हैं तो बेड नहीं है, तो भाई किनका इलाज आप कर रहे हैं? अच्छा, जो भर्ती हो गए उनका भी मैंने इलाज ठीक तरीके से कई बार फ़ोन लोग करते हैं कि देखिए डॉक्टर नहीं देख रहा है, डॉक्टर नहीं देख रहा है। तो वो अगर वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, हॉस्पिटलों को, सरकारी अस्पताल का भी बहुत बड़ा समस्या है कि जो भी गरीब आदमी जाता है उसको बेड नहीं मिल पाता है, उसको लोग बाहर से ही भगा देते हैं। तो फिर इसके लिए आपकी पार्टी भी तो कुछ नहीं बोलती ना, लड़ रहे हैं हम लोग। हम तो स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल्स को ठीक करने के लिए हमारा आंदोलन है, और इसीलिए हम लोग हमेशा, हमारे विधायक किसी ना किसी हॉस्पिटल्स में आपको रोज़ मिल जाएंगे इलाज करते हुए। कोई ना कोई विधायक किसी ना किसी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जिला का हॉस्पिटल हो चाहे वो पटना का हॉस्पिटल हो, हमको तो रोज़ फ़ोन आता है, रोज़ हम लोग बातचीत करते हैं, इलाज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एम्स में वाकई में हम लोग भी कोशिश करते हैं तो कोई सुनता वहाँ नहीं है। तो वो तो सरकारी अस्पताल में गरीबों का नहीं इलाज हो रहा है, तो फिर गरीब कहाँ जाएगा? सरकार को इसको जांच पड़ताल करना चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग वहाँ करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। भाई क्यों गरीबों को वहाँ जो जाते हैं उनको बेड नहीं मिलता है, क्यों नहीं वहाँ इलाज होगा? एक हद तक पीएमसीएच में इलाज होता है। पीएमसीएच के अंदर में भी हम लोग ने देखा कि भाई एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ और वो एम्बुलेंस में वो बाहर उसकी मौत हो गई। तो इस पर तो सरकार को माने करना चाहिए। तो एकदम स्वास्थ्य विभाग को आप चौपट कर दिया, कोई उजागर कर रहा है तो उसके साथ वहाँ के माने अगर कोई मारपीट लोग कर रहे हैं, उतर रहे हैं, तो वहाँ जांच करने कि आप अपने काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात और आखिरी में आपसे जानेंगे कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन है, दोनों धर्म की ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? है ना, हम लोग तो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है वो धर्म की राजनीति नहीं, कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं। इनका पक्ष तो लेते हैं, मुस्लिम की पक्ष कहाँ लेते हैं? कहाँ मुस्लिम की बात हो रही है? हम कह रहे हैं कि जो उत्पीड़ित जनता है समाज के अंदर, उसके हम साथ खड़े हैं। जिसके साथ अन्याय होगा उस अन्याय के साथ, जिसके साथ भेदभाव होगा उसके साथ हम खड़े हैं। उसके न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग ने कभी हमारे धर्म को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला है। अगर उस पर कोई हमला होता है, उसके साथ कोई गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई हो, सबके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। इसलिए हम लोग ने कहा, बल्कि वही आप जो है कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी मुस्लिम की बात करेंगे, मुसलमानों को टारगेट कर करके आप बोलेंगे, कभी इंडिया पाकिस्तान की आप बात करेंगे। हम लोग ने तो इस तरह के कभी नहीं कहा। समाज के अंदर में जो सही बात है, समाज जिस चीज़ से वो लगातार माने वो झेल रहा है,
उस पर बातचीत होना चाहिए। हम लोग ने कहा, इसीलिए हम लोग ने कहा कि देश के नौजवान आज भी सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं। वो नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है ठीक तरीके से और इलाज हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहे हैं। चाहे वो जनता के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर बात किया जाए। वो मुद्दे पर बातचीत नहीं कर के जब भी कुछ होगा तो वो यही बात बोलेंगे और आपको टारगेट करेंगे। तो आपको तो मौका दिया जाता है कि आप बोलिए, लेकिन हम लोग जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर हमेशा बोलते रहें और उसी पर हम लोग लड़ते रहें। एक बात और आखिरी में आपसे जान लेंगे कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का बहाली नीतीश कुमार रद्द कर दिए थे। 2016 में जो कुछ लोग थे उनमें काम भी कर रहे थे और उनको कुछ पैसे भी मिल रहे थे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? विधानसभा के अंदर में हम लोग ने इसको आवाज़ उठाया था। जी, बल्कि नीतीश कुमार तो खुले मन से कह दिए थे कि हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी खा जाएंगे और खा गए। बहुत लोगों को कहते रहे हैं, लेकिन आंदोलन हुआ है तो फिर उनको माने करना पड़ा है। तो हम लोग तो माने संख्या की इनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी अभी एक और विधानसभा के समय में अभी आप जानते हैं कि बिहार पूरे देश भर में आपदा मित्रों की बहाली होती आपदा है। मित्र। हाँ, आपदा मित्रों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो अब जब अभी बरसात आया है तो आपदा मित्रों को लगा दिया जाएगा बाढ़ में डूबने के लिए, डूबे हुए उन लोगों को बचाने के लिए। तो उनके सवाल को हम लोग लड़ते हैं। तो इस सारे लोगों की खास करके इसीलिए बिहार के अंदर में हम लोग ने गांधी मैदान में एक रैली किया था। जितने भी ठेका पर, मानदेय पर काम करने वाले संगठन, अलग अलग टुकड़ों में लड़ने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को लेकर के हम लोग ने एक गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की थी। उसमें 200 से ज़्यादा संगठन, उसमें सभी लोग थे। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, समसेवक, साय, वो सभी लोगों के लेकर के 200 संगठन, जिनको ठेके पर काम करने के लिए या कोई उनको माने सरकार की तरफ से कोई तय नहीं है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो वैसे सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की थी और इन तमाम लोगों को लेकर के हम लोग चाह रहे थे कि एक मंच पर ला करके और इसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े। तो हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की हमेशा कोशिश रही है और हमारे पार्टी के माले के जितने भी जन संगठन हैं वो सब लोग मिल करके इस कोशिश में हम लोग लड़ते रहे हैं, आंदोलन करते रहे। अंत में आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहें? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को सबको मेरा माने प्रणाम, धन्यवाद। और बस इतना ही कहेंगे कि भाई जो लोग ईमानदारी के साथ जनता के जो मुद्दे, जनता के जो सवाल हैं, उस सवाल को दिखाते रहे हैं, वहाँ पहुँचते रहें, वैसे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। यही इसी अपील के साथ। और फिर विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। आपने हमको मौका दिया था और हम जितना भी हो, जितना समय में हमको मौका मिला, जितना हम कर सकते थे, हम लोगों ने किया है और आगे मौका दीजिए। बस इतना ही अपील। आप सबको मेरा धन्यवाद बहुत-बहुत। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक शिव प्रकाश जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।